नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपीरियंस इन्फो में। आज की जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। बेसिकली बच्चों ये एनईपी 2020 की थीम है जो फाउंडेशनल स्टेज बताई गई थी एनईपी 2020 में, जिसमें 5 साल तक का बच्चा आता है उसको लेके कुछ बेसिक बातें हैं। ये बेसिकली बच्चों ये जो पीडीएफ है ना, ये मेरी नहीं है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे भी दिख रहा है। मैंने ये पीडीएफ को गूगल से लिया है, बट मुझे ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी और मुझे इस टॉपिक को जितने अच्छे तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया इतना अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा। सो आई एम शेयरिंग विद यू। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। देखिए बच्चों, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, हम पहले इस थीम का मतलब समझते हैं। फाउंडेशनल मतलब क्या होता है? फाउंडेशनल बना फाउंडेशन से, यानी कि नींव। तो किस चीज़ की नींव रखनी है? लिटरेसी की, यानी कि साक्षरता की, और न्यूमरेसी की, यानी कि बच्चों को जो नंबर्स होते हैं, मैथमेटिक्स होती है, बेसिक मैथमेटिक्स, उसकी नॉलेज को लेकर कहा गया है इस पर। ठीक है। और बच्चों जो हमारी एनईपी 2020 है उसमें जो फाउंडेशनल स्टेज होती है ना, जो कि फाउंडेशनल स्टेज है जो हमारी, जो 5 साल तक के लिए होती है, उसमें 3 साल होते हैं वो तो होते हैं प्री स्कूल के बच्चे के लिए। उसके अलावा हमारा जो क्लास 1 होता है और क्लास 2 होता है वो हमारा फाउंडेशनल स्टेज में आता है, और उसी के लिए ये पूरी जो थीम है डिज़ाइन किया गया है। अब देखिए हमारे लिए ये थीम लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए पड़ी बच्चों क्योंकि एक रिपोर्ट आई थी, उसमें पाया गया कि बच्चों का स्कूल से जो एडमिशन हो रहा है वो बहुत घटता जा रहा है। दूसरा, बच्चों की जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है वो भी कम होती जा रही है। और तीसरा क्या है, बच्चों को जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसको भी जो नॉलेज है वो भी डिक्रीज होती जा रही है। तो ये 3 मेन मुद्दे थे जिसको लेके हमारी गवर्नमेंट ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी 2020, उसमें इस टॉपिक को इंक्लूड किया कि बच्चे को उसकी जो बेसिक स्टेज होती है, जहाँ से बच्चे की पढ़ाई शुरू होती है, अगर वहीं से इस चीज़ पे जोर दिया जाए तो ये जो दिक्कतें देखी जाएंगी वो सामने नहीं आती। देखिए ये किस चीज़ को रिकॉग्नाइज करती है? द प्राइमेसी ऑफ अर्ली एजुकेशन, मतलब बच्चे की जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो वो 3 साल तक प्री स्कूल बताया गया और क्लास 1 और क्लास 2 में जो आप शिक्षा दे रहे हो उसको लेके बेस चाहिए, बड़े बच्चों के लिए नहीं है ये वाली। ठीक है। और एन अर्जेंट एंड नेसेसरी प्री रिक्वेसाइट टू लर्निंग, मतलब लर्निंग का क्या पहले से जो ऑब्जेक्ट होने चाहिए उसको लेकर बनाया गया है। देखिए बच्चों, इसको लेकर क्या हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? नीड ऑफ FLN क्लास 3 और क्लास 5। इसमें पाया गया कि क्लास 3 में नंबर ऑफ स्कूल 41,000 स्कूल का सैंपल लिया गया, जिसमें पाया गया कि 67% बच्चे हैं जिनकी लैंग्वेज में जो प्रोफिशिएंसी है वो डाउन है। और इतने बच्चे हैं जिनका सैंपल लिया गया 6,56,000 समथिंग, तो उनका क्या था? मैथमेटिक्स भी डाउन का। और बाकी इतने टीचर्स का भी सैंपल लिया गया, तो इस तरीके से पाया गया कि बच्चों की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और मैथमेटिक्स की जो प्रोफिशिएंसी है वो बहुत लो है। कौन सी क्लास की? क्लास 3 की और फिर क्लास 5 की। तो इस गैप को मेंटेन करने के लिए बच्चे की जो फाउंडेशनल स्टेज है वो हमारी क्लास 1 और क्लास 2 आती है। क्लास 1 और क्लास 2 का बच्चा हमारा फाउंडेशनल स्टेज में आता है। जो स्टार्टिंग के 5 ईयर्स होते हैं, 5 ईयर्स होते हैं, वो हमारे फाउंडेशनल स्टेज में काउंट होते हैं। तो उसमें अगर बच्चे को लर्निंग हम इस तरीके से कराएं कि उसकी ये जो मतलब जो दिक्कत है वो दूर हो जाए। देखो क्यों लाया गया? लो लर्निंग लेवल, जो सीखने का स्तर था वो डाउन था। दूसरा, इंक्रीज ड्रॉप आउट रेट, मतलब उन्होंने पाया कि बच्चे स्कूल से मतलब जो उनका नामांकन है वो कटता जा रहा है, यानी कि बच्चे स्कूल से अपना जो नामांकन है वो कटवाते जा रहे हैं। तीसरा, इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज और मैथमेटिकल स्किल, मतलब बच्चों में मैथमेटिकल स्किल्स नहीं है, उन्हें लैंग्वेज की भी नॉलेज नहीं है, मतलब बहुत लो लेवल है, जैसे कि होता भी है, बच्चों की कोई नई चीज़ नहीं है। हमारी इंडिया में एजुकेशन सिस्टम वैसे भी बहुत ख़राब है, उसके बहुत सारे रीजंस भी हैं फिलहाल। तो इसी को लेके इसको डिज़ाइन किया गया। इस जो यूनिवर्सल FLN था हमारा, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? नीट तो हमने समझ ली कि नीट क्यों थी, क्योंकि जो शिक्षा का स्तर था वो बहुत गिरता जा रहा था, और साथ ही में क्या था? मैथमेटिक्स स्किल भी डाउन थी, और तीसरा लैंग्वेज भी डाउन थी, और स्कूल से जो नामांकन थे वो कटते जा रहे थे, मतलब बच्चे का स्कूल में मन नहीं लग रहा, जो भी चीज़ें हम कहें। तो बच्चों इसीलिए ये लाया गया FLN। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेकिंग लर्नर्स कॉम्पिटेंट इन डूइंग मीनिंगफुल रीडिंग एंड राइटिंग बाय द टाइम दे एंटर ग्रेड 3, मतलब बच्चा जब क्लास 3 में आता है तब तक बच्चे के अंदर मीनिंगफुल रीडिंग की आपको हैबिट डेवलप करनी है। मीनिंगफुल रीडिंग की और राइटिंग की, बच्चा जो लिख रहा है उसको थोड़ा समझने लगे, और पढ़े तो उसको भी समझने लगे। ऐसा ना हो कि बस आपने रटवा दिया और नेक्स्ट क्लास में भेज दिया।
तो ये वाला जो ढर्रा होता है वो नहीं अपनाना चाहिए। आपको क्या करना है, जब बच्चा क्लास 1 में और क्लास 2 में हो तो उसको मीनिंगफुल रीडिंग और राइटिंग के लिए समझ को डेवलप करना है, जिससे कि बच्चा जब क्लास 3 में आए तो उस सिलेबस को अंडरस्टैंड कर सके। दूसरा क्या कहा गया इसमें कि डेवलप द बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्पिटेंसीज रिलेटेड टू न्यूमरेसी। न्यूमरेसी होता है नंबर से, है जो आपका मैथ्स होता है वो न्यूमरेसी में ही आता है, जो संख्याएं वगैरह होती हैं, संख्याओं का ज्ञान। तो बच्चे को जो बेसिक न्यूमरेसी होती है, जो संख्याओं का ज्ञान होता है, और बाकी उसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो टिल ग्रेड 2 तक आपको क्लियर करनी है। मतलब जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है न्यूमरेसी को लेकर, जैसे आपने देखा होगा जो सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं वहाँ पे तो बच्चा 5th में होगा लेकिन उसको नंबर्स नहीं आते होंगे, उसको छोटा बड़ा नहीं आता होगा, इतना लो लेवल होता है। यूपी वगैरह में तो बहुत ज़्यादा मतलब बुरी स्थिति देखने को मिलती है। जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं तो वो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, तो उनके स्कूल में क्लास 6 का बच्चों सिर्फ छोटा बड़ा सीखता है, तो कितना लो लेवल है। एक तरफ सीबीएसई का बच्चा क्लास 6 में ट्रांसलेशन करना जानता है, इंग्लिश बोलना जानता है, सब कुछ, लेकिन स्टेट बोर्ड के जो स्कूल होते हैं वहाँ पे कंडीशन बहुत बेकार देखने को मिली। तो इसलिए कहा गया कि आप क्लास 2 तक बच्चे को बेसिक न्यूमरेसी डेवलप करो, उसको संख्याओं का ज्ञान हो जाए अच्छे से। तीसरा जो उद्देश्य था इसको लाने का वो ये था कि डेवलप स्किल्स अमंग द लर्नर्स टू अमेलगेमेट देयर आउटसाइड स्कूल एक्सपीरियंस। मतलब लर्नर्स को जो भी स्किल आप उसकी डेवलप करते हो उसको क्या करो, स्कूल के जो बाहर का अनुभव है उसके साथ में कनेक्ट करो। अगर आपने बच्चे को मैथ्स में सिखाया प्लस करना, तो बच्चे को आप सिखा सको कि बेटा आप दुकान पे जाते हो तो अगर आप 10 रुपीज़ लेके जाते हो और आपने 5 रुपये का सामान लिया तो बताओ आपके पास कितने पैसे बचते हैं, तो बच्चा बोलेगा 5। तो इस तरीके से आपको बच्चे को जो नॉलेज है उसको बाहर, स्कूल के बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उसके साथ में कनेक्ट करना है, उसके साथ में मिलाना है, उसकी स्किल्स को, उसकी नॉलेज को। और जिससे क्या हो कि टू अटेन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन अ बेटर वे, की जो फाउंडेशनल लिटरेसी, जो बेसिक एजुकेशन है बच्चे की, वो बच्चों अच्छा हो सके। बच्चे को बेसिक एजुकेशन की तो नॉलेज हो, ऐसा ना हो कि बच्चा 5th में पहुंच गया लेकिन उसको पढ़ना नहीं आता, उसको मैथमेटिक्स में नंबर्स की पहचान नहीं है, उसको काउंटिंग नहीं आती। तो ये वाला जो बुरा स्तर होता है ये नहीं होना चाहिए, और सीरियसली ये स्तर होता है। मैं यूपी का तो कह सकती हूँ बहुत श्योरिटी से, क्योंकि हमने देखा है हमारे यहाँ 5th क्लास का बच्चा हो, 6th क्लास का बच्चा हो, उसकी स्थिति बहुत ख़राब है। बच्चों उन्हें पढ़ना नहीं आता, वो क्या मतलब मैथ्स के जो टिपिकल सवाल होती हैं उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल में क्या होता है बहुत बुरी कंडीशंस होती हैं। खैर हम इस पर कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो इनकी जो ऑब्जेक्टिव थे वो 3 बात पर जोर देते हैं कि बच्चा जब ग्रेड 3 में आता है, मतलब कि क्लास 3rd में आता है, तब तक उसके अंदर मीनिंगफुल रीडिंग और राइटिंग की जो मतलब कॉम्पिटेंसी है वो डेवलप हो जाए। उसके अलावा फिर कहा कि बच्चा जब ग्रेड 2 यानी कि क्लास 2 में होता है तब तक उसके लिए मैथमेटिक्स के जो बेसिक न्यूमरेसी के कॉन्सेप्ट होते हैं, नंबर्स होते हैं, संख्याएं होती हैं, उनका ज्ञान हो जाए, उसमें कॉम्पिटेंसी यानी कि निपुणता हासिल हो जाए, जिससे कि आगे की जो नॉलेज होगी उससे ग्रहण करने में दिक्कत ना आए। और तीसरा क्या होता है, बच्चों की जो नॉलेज है, जो स्किल्स है, उसको क्लासरूम के अंदर की नॉलेज को क्लासरूम के स्कूल के बाहर की नॉलेज से जोड़ना, ठीक है, और जिससे कि जो उनकी फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी है अच्छे तरीके से डेवलप हो सके। अब देखिए ये आता है करिकुलम एक्सपेक्टेशंस की, बच्चे का जो करिकुलम है क्लास 1 और 2 क्लास तक के बच्चे का किस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए कि बच्चे के अंदर क्या हो, बेसिक न्यूमरेसी और लिटरेसी अच्छे से डेवलप हो सके। देखिए पैडागॉजी शुड इंक्लूड प्लेवे एंड एक्सपेरिमेंटली एक्टिविटीज़। जो पैडागॉजी होती है किसी भी सब्जेक्ट की हुई, ईवीएस हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, तो इन सब की जो पैडागॉजी होती है वो क्या हो, प्ले वे, मतलब खेल खेल में बच्चे को उसके साथ में कनेक्ट किया जाए या फिर ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाए कि बच्चा पैडागॉजी को जिए, पैडागॉजी को पढ़े ना। पैडागॉजी को पढ़ने का मतलब पढ़ने के साथ साथ उसको जीना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पैडागॉजी को समझ गए तो बहुत इजी आप चीज़ों को समझ लोगे। साथ ही में ऐसी एक्टिविटीज़ में डाला जाए कि बच्चा क्या करे, बच्चा खुद से एक चीज़ों को करे। जब बच्चा खुद से करता है तो वो ज़्यादा अच्छे से लर्निंग करता है। हमारे जो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं वो भी यही कहते हैं कि बच्चा अपने नॉलेज को खुद से क्रिएट करता है तो वो नॉलेज लॉन्ग टाइम तक उसके माइंड में फिट रहती है। तो पहला क्या करना है हमारे लिए, जो पैडागॉजी है सब्जेक्ट की, वो इस तरीके से डिज़ाइन करनी है कि बच्चा खेल खेल में उस सब्जेक्ट की जो पैडागॉजी है यानी कि उस सब्जेक्ट का जो बिहेवियर नॉलेज है उसको भी समझ सके। वरना अगर बच्चा उस सब्जेक्ट की जो पैडागॉजी होती है ना वो नहीं समझेगा तो बच्चा बन जाएगा रट्टू तोता, है ना।
आपने क्लास के 4 क्वेश्चंस बच्चे को समझा दिए, उसके अलावा आपने एक भी मतलब एग्जाम्पल नहीं दिया, उसकी रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं किया, तो क्या होगा? वही होगा ना, जो बच्चे ने 4 क्वेश्चन को दिमाग में डाल दिया, उसके अलावा 5वां क्वेश्चन एग्जाम कहीं आ गया, किसी बाहर वाले ने पूछ लिया, तो उसकी दिमाग की सिट्टी पिट्टी गुल। दूसरा आता है रिसोर्सेज लोकली डेवलप एज पर नेशनल गाइडलाइंस। जो रिसोर्सेज होते हैं वो इस तरीके से डेवलप होने चाहिए जो नेशनल गाइडलाइन है, मतलब उसके अकॉर्डिंग वो भी नीचे मेंशन है। उसमें कुछ आपकी दीक्षा ऐप हो गया, बाकी आपके कुछ ऐप आते हैं वो भी हैं कि आप उन वे का यूज़ करो। मतलब दुनिया भर के बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आज के टाइम में बच्चे की लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। CD भी आती हैं और ऐसे बहुत सारे यूट्यूब के चैनल्स भी हैं, और गवर्नमेंट ने भी ऑफिशियली बहुत सारी चीज़ें अरेंज करी हैं, वो आगे दे रखी हैं। फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट होना चाहिए, अडेप्टिव असेसमेंट होना चाहिए। देखिए, जो बच्चों फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो क्या होता है, जो बीच बीच में हम बच्चे का यूटी लेते हैं, सरप्राइज टेस्ट लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती रहनी चाहिए। और जो अडेप्टिव असेसमेंट होता है वो ये होता है कि टीचर ने, मैं इसको आपको अच्छे से समझाती हूँ, आपने शायद पहली बार पढ़ा होगा। टीचर है, ये स्टूडेंट है, तो टीचर ने बच्चे से क्वेश्चन पूछा, तो बच्चे ने उस क्वेश्चन का राइट आंसर दे दिया, सही है। तो टीचर को क्या करना है, धीरे धीरे अपने जो लेवल को हार्ड करना है, ठीक है। तो ये चीज़ करनी है, ये नहीं कि बच्चे से ईजी क्वेश्चन पूछते रहो। तो अगर बच्चे ने पहला क्वेश्चन का सही आंसर दे दिया, तो जो सेकंड क्वेश्चन पूछे वो थोड़ा हार्ड हो, जिससे कि बच्चा अपनी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग का यूज़ करे उसको आंसर करने में। तो इसी को हम बोलते हैं अडेप्टिव असेसमेंट। फिर तीसरा क्या आता है कि रीडिंग विद कॉम्प्रीहेंशन। बच्चे को जो पढ़ाया जाए तो समझ के साथ पढ़ाया जाए, ना कि ऐसा कि आपने क्लास में बच्चे को खड़ा किया और रीडिंग कराई और बिठा दिया। तो ये वाला हिसाब ना हो, वो रीडिंग को कॉम्प्रीहेंस करके पढ़े। राइटिंग विद अंडरस्टैंडिंग, जो भी लिख रहा है वो उसको समझ के पढ़े। कि अगर वो लिख रहा है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो उसको पता होना चाहिए कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी का मतलब क्या होता है। अगर बच्चा समझ के पढ़ेगा तो वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को एग्जीक्यूट कर पाएगा। फिर आता है स्पीकिंग विद कोहेरेंट थॉट्स, मतलब उसके जो भी थॉट्स हैं उसको लेके आप उन पे डिस्कस करो। ऐसा ना हो बच्चे की बुद्धि को कभी खुलना ही ना। तो जैसे स्कूल्स में क्या होता है, कभी कभी टीचर्स इतने फ्रस्ट्रेट होते हैं कि बच्चों की जो बातें होती हैं उसको सुनने से पहले ही कहते हैं अरे तुम बैठ जाओ, तुम्हारा यही रहता है, तुम तो एक्सक्यूज़ देते रहते हो। तो ये वाली हरकतें नहीं होनी चाहिए। आपको बच्चे को सुनना चाहिए, बच्चे की जो थॉट्स हैं उसको उसके साथ में जो शेयरिंग है वो करनी चाहिए। फिर आता है बच्चों मैथमेटिकल थिंकिंग। देखो, दिमाग को अगर खुलवाना है ना तो मैथमेटिकल थिंकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये बच्चे के दिमाग की एनालिटिकल रीजनिंग कराती है। बच्चा मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में ना बहुत सोचता है। फिर इसमें क्या आता है, न्यूमरेसी, नंबर सेंस, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग। अब बच्चों स्पेशल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, देखो कोई भी प्लेस हो, कोई डिस्टेंस हुआ, कोई ऑब्जेक्ट हुआ, उसका आपको नॉलेज होना किसी प्लेस। जैसे आप ये स्कूल है, ये आपका घर है, तो आप स्कूल से अपने घर से स्कूल जाते हो तो आप रास्ते में दुनिया भर की चीज़ें देखते हो। वो क्या है, वो कहीं ना कहीं स्पेशल अंडरस्टैंडिंग है कि आप चीज़ों को देख रहे हो, ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। और ये रास्ता भी क्या है, ये भी आपका स्पेशल अंडरस्टैंडिंग है कि आपको उस जो प्लेस है, वो जो रास्ता है, उसकी नॉलेज है, वो डायरेक्शन है, वो समझ में आती है। डिस्टेंस है, समझ में आती है। चाहे वो आपका रास्ता ऐसे में हो, जिगजैग वे में हो या स्ट्रेट वे में हो। तो स्थानिक जो समझ होती है, आप जिस स्थान पर रह रहे हो उस स्थान की आपको समझो, उसको हम बोलते हैं स्पेशल अंडरस्टैंडिंग। बच्चे में नंबर सेंस होता है, मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। और फिर हमारी जो एक होती है हमारी फॉरवर्ड काउंटिंग, एक होती है हमारी बैकवर्ड काउंटिंग। तो इस तरीके का बच्चे का रिवर्सिबल दिमाग होना चाहिए। तीसरा न्यूमेरेसी, नंबर्स आते हो फिर हमारा होता है। तो ये सारी बातें दिमाग में रख के हमें बच्चे का करिकुलम को डिज़ाइन करना चाहिए, जिससे कि बच्चे का जो फाउंडेशनल लिटरेसी है वो स्ट्रांग हो सके। और जो कमियां पाई गई थी, जैसे बच्चों का जो ड्रॉप आउट था वो बढ़ रहा था, वो सब चीज़ें देखने को ना मिले। अब देखिए, ये कुछ फाउंडेशनल लिटरेसी के एग्जाम्पल दे रखे हैं कि बच्चे को इस तरीके से पढ़ाया जाए तो बच्चे को पढ़ने में मन लगेगा। पहला क्या है बच्चों, रीडिंग इज़ कॉम्प्रीहेंशन। अगर बच्चा समझ के पढ़ता है तो उसको मज़ा आता है। देखो, ये बच्ची दिख रही है, ये किताब में जो भी वर्ड्स लिखे हैं उसको समझ के पढ़ रही है, तो इससे क्या पता लग रहा है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है इमेजिनेशन, तो इसको समझ में आ रहा है। वाह, पढ़ना कितना मज़ेदार होता है ना। वरना क्या, बच्चे को आप रट्टू तोता बना रहे हो। अगर बच्चे को किताब देके जस्ट रीडिंग लगवा रहे हो, उसके बुद्धि में कुछ नहीं जा रहा, तो ना ही इससे बच्चा एक्टिव होगा, ना ही उसका कोई भला होने वाला है। तो आपको रीडिंग को कॉम्प्रीहेंस करके पढ़ाना है। दूसरा क्या आता है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग विद कॉम्प्रीहेंशन। जो भी बोलो, सुनो, उसको समझो। ऐसा नहीं है कुछ भी मन में आया और बोल दिया। तो ये चीज़ भी आपको डेवलप करानी है। जैसे ये ग्रुप में बच्चे बैठे हैं तो आपस में सब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में बातें कर रहे हैं। तो इससे क्या है, एक दूसरे के थॉट्स हैं वो
शेयर होते हैं, एक दूसरे की बातें हैं लोग समझते हैं। तो आपको लिसनिंग और स्पीकिंग कॉम्प्रीहेंशन पे भी जोर देना है कि बच्चा आपस में बात करे, बोले। फिर आता है राइटिंग फॉर वेरियस पर्पज। आपने देखा होगा छोटे बच्चे या बड़े बच्चे हर कोई लिखता है। अब लिखने के पीछे सबके अपने अलग उद्देश्य होते हैं। जो बड़े बच्चे होते हैं वो पोएम लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं, या फिर जो भी उनकी लाइफ में घट रहा होता है वो लिखते हैं। छोटे बच्चे होते हैं वो भी इसी तरीके से राइटिंग करते हैं, उनको जो चीज़ें पसंद होती हैं वो लिखती हैं। जैसे कुछ बच्चों को कार्टून के कुछ कैरेक्टर्स अच्छे लगते हैं तो वो उनके बारे में लिखती हैं, या जो भी उनके दिमाग में चल रहा होता है बच्चे उसको अपनी अपनी एक डायरी होती है, कॉपी होती है, उस पर नोट करते हैं। तो यही है कि राइटिंग क्या करती है, बच्चे को एक्सपीरियंस से जोड़ती है। बच्चा अपने दिमाग पे सोचता है कि अच्छा इस चीज़ के बारे में ऐसा भी है वैसा भी है। तो राइटिंग क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है उसके एक्सपीरियंस को। तो इसलिए आपको बच्चे के अंदर राइटिंग कराने की हैबिट को भी डेवलप करना चाहिए। राइटिंग करना एक अच्छी स्किल मानी जाती है, इससे आपका दिमाग भी खुलता है, आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी होती है और वेरियस फील्ड में आपका डेवलपमेंट होता है। फिर हम बात करते हैं बच्चों फाउंडेशन न्यूमरेसी की। यहाँ बात हो रही है मैथमेटिक्स की। ऊपर हमने बात की थी लिटरेसी की, जिससे कि बच्चे का जो लैंग्वेज है वो स्ट्रांग हो सके। देखो बच्चों, यहाँ न्यूमरेसी मतलब नंबर होता है। और प्लीज़ एक बात है, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश नहीं है, ये पीडीएफ मुझे इंग्लिश में मिली और मैंने आपको ऐसे ही डिलीवर दे रही हूँ लेक्चर, बिकॉज दोस्तों ये ऐसे ही बढ़िया है, इसमें कुछ इतना नहीं है। अगर आप चाहो तो आप हिंदी में लिख सकते हो, मैं बोलती तो हिंदी में हूँ वैसे भी, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत होना, मुद्दे की बात समझो कि इसको लाने का उद्देश्य क्या था और किस वजह से लाया गया। देखिए फाउंडेशनल न्यूमरेसी क्या है, जैसे कि कॉम्पिटेंट इन काउंटिंग, काउंटिंग में बच्चे को निपुण बनाना। जैसे ये क्या लिख हैं, 2 बोतलें हैं, तो आपने बच्चे से कहा बताओ ये कितनी बोतल हैं, तो बच्चे ने कहा 1 2 2 है। फिर आपने बच्चे को दूसरी पिक्चर दिखाई, उससे पूछा बताओ ये कितने पीस हैं, मटर हैं, तो उसने कहा मटर की मतलब मटर है पीस, तो बच्चे ने कहा 1 2 3 4 4। फिर इस तरीके से फिगर दिखा दिखा के आपको बच्चे में क्या लानी है, काउंटिंग के प्रति कॉम्पिटेंसी लानी है, काउंटिंग में बच्चे को निपुण बनाना है। जिससे क्या होगा, उसके लिए नंबर्स के बारे में उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ऐसा नहीं है आपने 1 2 3 लिख दिया और सिखा रहे हो। तो ये बच्चे ना चीज़ों को अगर इमेज फॉर्म में देखती हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, उनके जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से एक्टिव हो पाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना है, बच्चे की जो मैथमेटिकल थिंकिंग है उसको डेवलप करना है, तो हमें उसको क्रिएटिव वे में शो करना पड़ेगा। डेवलपमेंट ऑफ नंबर सेंस, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमने बीच में एक संख्या लिख दी और उसको लेके डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हमने क्या कि ये डिज़ाइन बना दी है और बच्चे से कहा बताओ ये कितने कितने हैं। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 और 7वां ये है, 7 हो गया। इन सब में आपको दिखेगा फूलों में 7 7 होंगे बच्चों, 1 मिनट। हाँ देखो इन सब में जो मतलब जो भी बना है वो कितने हैं, 7 है। जैसे यहाँ पे बिफोर लिखा है तो बिफोर में जो येलो येलो लेटर्स हैं वो कितने, 7 है। ये स्टार भी कितनी है, 7 है। ये भी कितनी है, 7 है। ये भी कितना है, 7 है। ये कितना है, 7 लिखा है। तो बच्चा क्या है, बच्चा ये समझ रहा है कि 7 को हम इतने डिफरेंट डिफरेंट वे में भी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। इससे उसकी नंबर्स के प्रति समझ बढ़ेगी, वो रट्टू तोता नहीं बनेगा। तीसरा क्या है बच्चों कि एप्लीकेशन बेसिक ऑपरेशंस ऑन नंबर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपको क्या करना है, बच्चों को बेसिक ऑपरेशन सिखानी है नंबर से। जैसे ये हो गया आपका 3 कछुआ बने हैं, ये क्या है, 3 कैरेट है, 3 जीन, ये क्या है 4 जीन्स हैं, ये क्या है 4 शर्ट हैं। तो बच्चा क्या कर रहा है, चीज़ों को देख रहा है, फिर नंबर्स के प्रति उसकी सोच विकसित हो रही है कि हाँ हम चीज़ों को इस तरीके से शो करते हैं। इससे क्या होगा, उसकी जो मैथमेटिकल थिंकिंग है वो डेवलप होगी, वो जो उसकी रीजनिंग पावर है वो भी स्ट्रांग होगी, दिमाग उसका चलेगा, है ना। तो आपको इस तरीके से बच्चे की जो मैथमेटिकल पावर है उसको स्ट्रांग करना है, थिंकिंग को बढ़ावा देना है, जिससे कि हमें न्यूमरेसी में कमी देखने को ना मिले। फिर देखिए हमें न्यूमरेसी और मैथमेटिकल की अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से बनानी है। आपने क्या करना है, जो बच्चे के प्री नंबर कॉन्सेप्ट होते हैं, मतलब पहले से जो उसके दिमाग में नंबर हैं 1 2 3 4 जो भी हैं, उसको क्या करना है आपको स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि स्पेस हो गया, साइज हो गया, पोजीशन हो गया, उसके साथ में कनेक्ट कर देना है। अगर आपने बच्चे की पुरानी नॉलेज को नई नॉलेज के साथ में कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, बच्चा ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। जैसे कि अगर आपने क्या किया, आपने बच्चे से कहा कि तुम्हारे घर से हमारा घर, मतलब तुम्हारे घर से स्कूल आने में कितना समय लगता है, तो बच्चे ने कहा मुझे 10 मिनट लगते हैं। तो फिर आपने बच्चे से क्या कहा, अच्छा बताओ फिर यहाँ से मतलब ये स्कूल हो गया, ये आपका घर हो गया ट्रायंगल शेप में। तो फिर आपने कहा अगर आप बताओ आपको यहाँ से कहाँ जाना है, अपने घर जाना है, तो आपको कितना टाइम लगेगा, तो बच्चा क्या बोलेगा 10 लगेगा। फिर आपने कहा अगर आपको अपने घर से दुकान जाना है, आपके घर के पास में दुकान है, वो सेम डिस्टेंस पे जितने पे आपका स्कूल है,
तो बच्चे ने फिर समझा। तो कुल मिला के आपको क्या करना है, पुरानी जो नॉलेज है उसकी, उसको स्पेस से, साइज से, पोजीशन से कवर करना है, पोजीशन से मतलब कनेक्ट करना है बच्चे की जो पुराने नंबर कॉन्सेप्ट है। अगर बच्चा जानता है कि ट्राइंगल है ये, इसको 1 2 3 साइड्स है, तो बच्चे को आपको क्या करना है, बाकी फिगर्स दिखानी है और उसको पूछना है कि ये कौन सी फिगर है बच्चों। तो आपको विजुलाइज कराना है एक बच्चे को कुल मिला के बच्चे को चीज़ों को दिखाओ, क्योंकि छोटे बच्चे क्या होते हैं ना, चीज़ों को विजुअल फॉर्म में ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं बजाय मतलब लेक्चर देने के। फिर नंबर जो सेंस होगा वो डेवलप करना है, जिससे कि बच्चे की मैथमेटिकल वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी। जब 1 2 3 हो गया, 4 5 6 हो गया, उसको नंबर नेम्स आते हों, जिससे कि ये जो कमी हमें देखने को मिली वो फेस ना करनी पड़े। तो यहाँ पे क्या क्या आ गया बच्चों, स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग की बात हुई है, प्री नंबर कॉन्सेप्ट की बात हुई है, विजुअलाइजेशन की बात हुई है, नंबर सेंस की बात हुई है, मैथमेटिकल वोकैबुलरी की बात हुई है। तो अगर बच्चे को पहले से ही थोड़ी सी मैथमेटिकल वोकैबुलरी का नॉलेज होगा, तो जब उसको आगे चीज़ें पढ़ाई जाएंगी तो दिक्कत नहीं लाएंगी। फिर आती है बच्चों, दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, एल्स अप्रोच। एल्स अप्रोच, ये ELPS क्या है देखो। पहला आता है इसे एक्सपीरियंस, यानी कि एक्सपीरियंस कराओ किसके, फिजिकल ऑब्जेक्ट, जो भी उसके साथ में भौतिक वस्तुएं हैं उनके साथ में अनुभव करो। जैसे बच्चा ये क्या कर रहा है, ये कुछ ऑब्जेक्ट पड़ा है, इसको देख रहा है, इसके साथ में खेल रहा है, तो फिर आपने क्या किया, इसी ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करके बच्चे को कोई नॉलेज ट्रांसफ़र किया, तो बच्चा इससे जल्दी आसानी से समझ पाएगा। जैसे अगर मैं आपको समझा रही हूँ तो मैं कोशिश क्या है कि जो भी आपको पिक्चर्स दिख रहे हैं उसके साथ में कनेक्शन बना सकूँ और आपको समझा सकूँ। तो ई से क्या है, एक्सपीरियंस की आपको बच्चे को क्या करना है, जो चीज़ें सामने हैं, जो भी फिजिकल ऑब्जेक्ट है उनके साथ में बच्चे को अनुभव प्रदान करना है। इसके लिए होता है ना स्कूल में वो भी होते हैं, ये बच्चों पजल्स होती, पजल तो नहीं, वो एक होता है ना राउंड राउंड करते हैं, जिसमें एक क्यूब होता है जिसको तोड़ मोड़ करते हैं, फिर उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो रंग होते हैं उसको हम आपस में मिलाते हैं। तो वो मुझे याद नहीं आ रहा, खैर आप लोग समझ जाना। देख, आप सब ने गेम खेला होगा जिसमें एक ये क्यूब होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट रंग होते हैं, फिर हम उसको गुड़ी मुड़ी करते हैं, फिर उसको बच्चे आपस में जोड़ लेते हैं। तो क्या करना है, आपको बच्चे को अनुभव के साथ में सिखाना है, वही फिजिकल ऑब्जेक्ट के साथ में कनेक्ट करके। दूसरा क्या है हमारा एल से होता है स्पोकन लैंग्वेज, मतलब एल से हो गया लैंग्वेज, मतलब बच्चे को क्या करना है, जिस सोसाइटी में बच्चा रहता है वहाँ पे जो भाषा का उपयोग होता है उसी लैंग्वेज को यूज़ करके बच्चे को बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, जिससे कि वो अपने अनुभव का अच्छे से डिस्क्राइब कर सके। अगर बच्चा रहता है एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे सब लोग हिंदी बोलते हैं, स्कूल में क्या है इंग्लिश बोलना अलाउ है, तो क्या होगा, बच्चा क्या अपनी जो भाषा है, जो भी उसका अनुभव है इस ऑब्जेक्ट को लेके क्या बता पाएगा, नहीं बता पाएगा, है ना। तो क्या करना है आपको, बच्चे का जो भी अनुभव है वो उसी की लैंग्वेज में उससे वर्णन कराना है। तीसरा हमारा बच्चा होता है पी से होता है पिक्चर, मतलब कि आपको क्या करना है, पिक्चर दिखा के समझाना है, दैट रिप्रेजेंट द एक्सपीरियंस। ये आपने पिक्चर दिखाई, फिर उससे बोला बताओ बच्चों, आपने ये पेड़ है, एप्पल है, एप्पल आपने पहले कहाँ देखा था, एप्पल के पेड़ आपने कहाँ देखे हैं, यहाँ पे कितने एप्पल हैं। तो इस तरीके से आपको बच्चे को क्या करना है, एक्सपीरियंस रिप्रेजेंट करना है, और उसके साथ में जो पिक्चर दिखा रहे हो उसके थ्रू बच्चे को रिकॉर्ड कराना है। फिर आता है बच्चों हमारा एस, जिसको हम कहते हैं सिंबल। यहाँ पे क्या है, डेट जनरलाइज द एक्सपीरियंस, एक तरीके से जो भी लिखित प्रतीक है उसका जो अनुभव है उसका यहाँ पे जनरलाइज कर रहे हो। जैसे कि अब बच्चा इतना समझ गया, जैसे होता है ना बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो बच्चा अब इतना अलग कर सकता है कि ये ट्राइंगल है और ये क्या है। अगर उसके सामने हम एक स्क्वायर रखते हैं और एक क्या रखते हैं, रेक्टेंगल रखते हैं, तो बच्चे में इतना कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया है कि रेक्टेंगल में आमने सामने की जो साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं और स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती हैं। तो अब बच्चे को सामने अगर आप ये ऑब्जेक्ट रखोगे तो बच्चा इसको जनरलाइज कर सकता है, मतलब अलग अलग बांट सकता है। तो वही करना है हमको, सिम्बल्स को जनरलाइज कराना है। जैसे ये है ना वन का क्या होता है, वन ऐसे लिखते हैं, टू का क्या होता है, टू को ऐसे लिखते हैं। तो इस तरीके से बच्चे को सिम्बल्स को सिखाना है, सिम्बल्स को जनरलाइज करना सिखाना है कि वन ये होता है, टू ऐसे बनता है, थ्री ऐसे बनता है, फोर ऐसे बनता है, फाइव ऐसे बनता है। ओके, तो बच्चों जो हमारी एल्स अप्रोच है इसको याद रखना, आप चाहो तो इसको नोट कर लो इस तरीके से। एक मिनट देखो, ELPS, ई से हो गया हमारा एक्सपीरियंस, बच्चे को आपको भौतिक वस्तुओं के साथ में एक्सपीरियंस से जोड़ना है। एल से हो गया हमारा लैंग्वेज, जो भी उसकी लैंग्वेज है उसी में उससे कोई भी उसका जो एक्सपीरियंस रहा है उसको डिस्क्राइब करने को कहना है। जैसे बच्चा अगर कहीं घूमने गया है तो बच्चे से आप पूछ रहे हो कि बेटा आप अपने हॉलीडेज़ में कहाँ घूमने गए थे, तो बच्चा बता रहा है कि मैं शिमला गया था। तो आप पूछो उससे कि बेटा आपने वहाँ पे क्या क्या देखा, तो बच्चा वो जो वहाँ के जो उसका अनुभव रहा है उसको बता रहा है, तो अपनी ही लैंग्वेज में बताए। आप ये फोर्स मत करो उसको कि बेटा इंग्लिश में बोलो,
क्योंकि अगर आप बच्चे को उसकी लैंग्वेज के अलावा उस पर अपनी लैंग्वेज थोपोगे ना तो वो उतने अच्छे से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा जितना वो अपनी भाषा में उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है। तीसरा क्या आता है, पीसी पिक्चर हो गया कि पिक्चर दिखाओ और उसका जो मतलब एक्सपीरियंस है उसके साथ में शेयर करो। फिर ऐसे हो गया सिंबल कि आपको सिंबल को जनरलाइज कराना है। ये ना हो कि बच्चा मैथमेटिक्स में आपने बोला 2 लिखो, वो 2 को 1 लिखे, 3 को 2 लिखे, 4 को 5 लिखे, तो ये वाली हरकत ना हो। तो एल्फ अप्रोच याद रखना, इट इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स। फिर आता है इंटीग्रेशन ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी कि इन दोनों को हम कैसे एकीकृत कर सकते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, एकीकृत करना, एकीकृत। ठीक है, देखो पहला क्या है, मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी इज़ अ पार्ट ऑफ डेली लैंग्वेज। तो जो मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी है मतलब मैथ्स में गुणा भाग हो गया, जोड़ना घटाना, ये सब क्या है हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। आप अगर दुकान पे जाते हो तो वहाँ पे आप में अगर बेसिक मैथमेटिक कॉन्सेप्ट नहीं होगा कि आपको 2+2 करना है, मतलब आपने दुकानदार से कोई सामान लिया, 500 रुपये का आपने सामान लिया, उसको आपने 1000 रुपये दिए। अगर नहीं आपने 600 रुपये का सामान लिया, आपने उसको 1000 रुपये दिए, तो आप में इतनी तो टर्मिनोलॉजी आपकी होनी चाहिए कि अब आपको वो 400 रुपये वापस करेगा। तो आपको क्या करना है, मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी को पार्ट बनाना है डेली लैंग्वेज का। डेली आप उसको मैथमेटिकल जो मतलब टर्मिनोलॉजी है उससे अवगत कराओ, डेली मैथ्स पढ़ाओ और डेली उसके बिहेवियर स्किल है, बिहेवियर जो एक्सपीरियंस है उसके साथ में चीज़ों को जोड़ो। दूसरा क्या आता है, यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल आइडियाज़। जो भी बच्चे की लैंग्वेज है उसका उपयोग करो, उसके जो दिमाग में मैथ्स को लेकर जो आइडियाज़ आती हैं उसको लेकर। जैसे अगर बच्चे ने कहा कि मैम मैंने कल वहाँ पे ना 2 पैरेट देखे थे अपनी छत पे, तो आपने उस 2 पैरेट को क्या किया, अंडरस्टैंड किया कि उसके दिमाग में 2 का कॉन्सेप्ट तो आया कि उसको एटलीस्ट 2 गिनना तो आता है। तो कुल मिला के क्या करना है, उसकी लैंग्वेज है ना, बच्चे की लैंग्वेज को प्रायोरिटी देनी है। हमारी जो बच्चों नई एजुकेशन पॉलिसी है वो इस बात पे जोर देती है कि बच्चे को उसी भाषा में सिखाया जाए जिस भाषा से बच्चा बिलोंग करता है। अब अगर आप साउथ में जाते हो वहाँ पे हिंदी सिखा रहे हो तो बेकार है ना, क्योंकि वहाँ के बच्चे वहाँ की जो लैंग्वेज है उसको जानते हैं। अगर हम कर्नाटका की बात करें तो वो लोग कन्नड़ लैंग्वेज समझते हैं। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो वहाँ पे जो वहाँ की लैंग्वेज है वो उड़िया है। तो आपको बच्चे को उसकी लैंग्वेज में सिखाना है बेसिकली। लैंग्वेज फॉर डिस्पोजिशन ऑफ मैथमेटिकल थिंकिंग। लैंग्वेज क्या करती है, मैथमेटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देती है। जब बच्चा समझ पा रहा है, जब बच्चे को आपने अगर कॉन्सेप्ट कोई क्लास में पढ़ाया, अगर बच्चे की लैंग्वेज में होगा तभी तो वो समझ पाएगा। अगर आप क्लास में ऐड पढ़ा रहे हो, ठीक है, आप बोल रहे हो इंग्लिश में, आप बोलते हो कन्नड़ में, बच्चे को समझ में आती है हिंदी, तो बच्चा क्या समझ पाएगा, क्या उसका मैथमेटिकल थिंकिंग स्ट्रांग होगी। आप पूरी मैथ का चैप्टर करा दो, कितने भी अच्छे से कराना, पर बच्चे के दिमाग से ऊपर से निकल जाएगा। तो क्या करना है, आपको लैंग्वेज को डिस्पोजिट करना है जिससे कि बच्चे की जो मैथमेटिकल थिंकिंग है वो अच्छी हो सके। फिर कम्युनिकेशन का माध्यम क्या है, लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज कौन सी होगी, लोकल लैंग्वेज होगी। बच्चा जहाँ से आ रहा है वहीं की लैंग्वेज को उससे बुलवाया जाए और उसी लैंग्वेज में उसको सिखाया जाए अर्ली जो ईयर्स होते हैं उसमें। तो फिर प्रिसाइज करना है कम्युनिकेशन लैंग्वेज का और मैथमेटिकल आइडियाज, मतलब इन दोनों को मिला के बच्चा अपने थॉट्स जनरेट करे, बातें करे, जिससे कि बच्चे को आगे की जो क्लास होती है उसमें दिक्कत ना आए। फिर बच्चों हमारा एक और देखिए बच्चों, अब हमारा आता है SPM, जिसको हम कहते हैं स्कूल प्रिपरेटरी मॉड्यूल, यानी कि प्रिपरेटरी क्लास, यानी कि जिसको हम कह रहे हैं बाल वाटिका भी कह सकते हैं। उसके लिए बनाया गया था बच्चे की जो प्रिपरेटरी क्लास होती है, जो स्टार्टिंग की क्लास होती है, जिसको हम प्री स्कूल भी कह सकते हैं। एक तरीके से होता है ना, प्री स्कूल बच्चा जाता है। तो इसमें क्या करना है, आपको मॉड्यूल क्या है कि 3 मंथ तक आपको प्ले बेस्ड लर्निंग करानी है, मतलब बच्चे को खेल खेल में ही चीज़ों को सिखाना है। जब फॉर ऑल ग्रेड 1 स्टूडेंट, मतलब फर्स्ट क्लास का जो बच्चा है ना, उसको क्या करना है, आपके लिए खेल खेल में सिखाना है, जिसको हमने बाल वाटिका कहा है। बाल वाटिका मतलब बच्चों की वाटिका, बच्चों को गार्डन, जहाँ बच्चे खेल खेल में चीज़ों को सीख रहे हैं। क्योंकि बच्चा यहाँ पे इतना समझदार नहीं है कि आप उसको जाके आइंस्टीन के फॉर्मूले से समझाओगे। फिर एलिमेंट्स क्या है इसके बच्चों की, एक्टिविटीज़ करानी है जो उसकी वर्क बुक में मेंशन हो, मतलब जो बच्ची की किताब है उसके अकॉर्डिंग बच्चे को एक्टिविटीज़ में डालना है, जैसे कि बच्चे की जो लर्निंग है वो भी साथ में चलती रहे। दूसरा क्या है, जो साउंड्स होती है ना, जैसे एनिमल्स साउंड होती है, बाकी जो साउंड्स होती हैं उससे बच्चे को नोन कराना है। तीसरा क्या है, जो वर्ड्स होते हैं वो भी आपको इस तरीके से बच्चे को रिकॉग्नाइज कराने हैं, बच्चे को सिखाने हैं कि बेटा रोज़, लिली, फ्लावर्स हो गए। अगर बच्चा गार्डन में है तो उसके अलॉन्ग जो भी चीज़ें हैं आप उनके जो शब्द होते हैं वो उसको सिखाओ। अल्फ़ाबेट्स हो गया, कलर हो गया, शेप हो गया, नंबर्स हो गया, आपको इन सब चीज़ों की जो नॉलेज है वो देनी है। किसमें, एलिमेंट है किसके, SPM के। इन्वॉल्व करना है बच्चे को कोलैब करने के लिए उसके PS और पेरेंट्स के साथ, मतलब बच्चे के जो सहपाठी हैं, जो बच्चे के बाकी दोस्त हैं, उनके साथ में बच्चा घुले मिले, बातें करे, जिससे कि बच्चे की जो थॉट प्रोसेस होगी वो भी क्या होगी, एक्सचेंज होगी और बच्चा
थोड़ा सा हेजिटेट भी कम होगा, अपनी बातें भी बोलेगा। फिर नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा मटेरियल। तो आपके लिए मटेरियल कहाँ से मिलेगा, ये बच्चों एनसीईआरटी और एससीईआरटी डेवलप करता है, हमको इतना घुसना नहीं है इसमें। वेयर कहाँ मिलेगा, स्टैंड अलोंग आंगनवाड़ी वगैरह हो गया, आपके आंगनवाड़ी होते हैं ना, वो भी इसी में आते हैं हमारे तरीके से। आंगनवाड़ी में क्या, तो बच्चों को पूरा मतलब सेंटर में रखा जाता है। प्री प्राइमरी स्कूल होगा, स्टैंड अलोन प्री स्कूल होगा, तो ये सारे कहाँ हैं, ये सारे बाल बाटिका के सेंटर हैं। सही। आंगनवाड़ी हो गया, आंगनवाड़ी जो लोकेटेड हो स्कूल के साथ में, या आपके प्री प्राइमरी स्कूल्स हो गए। फिर आता है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एवरीबडी, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, या फिर इंसान जो भी हो, मतलब सॉरी। देखो अब बच्चे का अगर दिमाग ही अच्छा नहीं है तो कितनी भी पढ़ाई कराओ वो पढ़ नहीं पाएगा। तो आपको बच्चे की जो हेल्थ है सबसे पहले उसको ध्यान रखना है। किस तरीके से रखना है, ये देखो कितने अच्छे अच्छे टेस्टी टेस्टी खाना बनाएं। पहले क्या करना है, रेगुलर हेल्थ चेकअप एंड हेल्थ कार्ड, बच्चे के पास में हेल्थ कार्ड होना चाहिए। उसका एक मतलब लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद में रेगुलर हेल्थ चेकअप भी होना चाहिए कि कहीं बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं है जिसका पता ना हो। बाकी बूस्टिंग मेंटल और फिजिकल हेल्थ, बच्चे की मेंटल और फिजिकल हेल्थ डेवलप हो, इसके लिए वेरियस एक्टिविटीज़ या फिर उसका न्यूट्रिशन है वो अच्छा होना चाहिए, उसे अच्छी चीज़ें खिलाओ। एनर्जाइजिंग ब्रेकफास्ट, मतलब ब्रेकफास्ट ऐसा हो जिसमें क्या हो, जिससे बच्चों को एनर्जी मिले। जैसे आपका दलिया हो गया या फिर आपका पोहा वगैरह हो गया, बाकी चीज़ें हो गई जो एनर्जी देती हैं, आप बच्चों को ब्रेकफास्ट में ऐसा खाना प्रोवाइड कराओ। इन एडिशन टू मिड डे मील, और मिड डे मील मिला के, मिड डे मील तो दोपहर में मिलता है फिलहाल, लेकिन ब्रेकफास्ट में क्या होना चाहिए, एनर्जेटिक फूड होना चाहिए जिससे बच्चा दिन भर एक्टिव रहे। क्योंकि होता है ना, सुबह सुबह जितना मतलब एक्टिव खाओ सुबह, तो दिन भर आप उतने ज़्यादा एक्टिव रहते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि बच्चे की मेंटल हेल्थ आपको अच्छी रखनी है। बच्चे की मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो बच्चे की ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, ओवरऑल जो हेल्थ है, ये जो बाकी जो स्किल्स हैं वो ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएंगी। क्योंकि कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। अगर बच्चे को आपको मैथ्स में और लैंग्वेज में कॉम्पिटेंट बनाना है, निपुण बनाना है, तो उसके दिमाग में तो पहले निपुण होना चाहिए, दिमाग में तो पहले स्ट्रांग होना चाहिए कि वो मैथमेटिक्स जो समझ रहा है, जो भी प्ले वे के थ्रू सीख रहा है, वो उसके दिमाग में रह सके ना। तो बच्चे की आपको न्यूट्रिशन का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आता है बच्चों हमारा रिसोर्सेज, कि आप कहाँ कहाँ से बच्चे को नॉलेज क्रिएट करा सकते हो। पहला, सेटिंग अप ऑफ स्कूल एंड पब्लिक लाइब्रेरी इन रिमोट एरियाज़, मतलब रिमोट एरियाज़ कहते हैं जो अंडर कंट्रोल में होती हैं, मतलब स्कूल में रहे या फिर जो पब्लिक लाइब्रेरी होती हैं वहाँ पे बैठा रहे बच्चा, या फिर जो डिजिटल लाइब्रेरी होती हैं जो सबके लिए होती हैं। देखो ये जो FLN है ना, ये हमारा, हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्राइमरी स्टेज के लिए, लेकिन ये जो आया था एक प्राइमरी स्टेज के लिए था, एक हमारा सेकेंडरी के लिए था। तो इसलिए ये जो बच्चों रिसोर्सेज है ना, ये सबके लिए दे रखे हैं ओवरऑल वाले। तो अब ये मत सोचना कि छोटा बच्चा इतना सब कुछ मतलब कैसे एक्सेस करेगा। तो ये रिसोर्सेज कॉमन है जिसमें आपके जो बड़े क्लास के बच्चे हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। ओके, तो ये कुल मिला के उनके लिए कि वर्कबुक होती हैं, एक्टिविटी मटेरियल होता है, वो सारी चीज़ें बच्चे को आप प्रोवाइड कराओ। बच्चे का कराओ होता है ना, आप स्कूल में बच्चे को बहुत सारी बुक्स मिलती हैं, उसकी एक्टिविटी बुक अलग होती है, कर्सिव राइटिंग की बुक होती है, दुनिया भर की बुकें होती हैं। नेशनल बुक प्रमोशन जो पॉलिसी है उसके तहत भी आप उसकी क्या करो, मतलब इंश्योर करो कि वो वहाँ तक एक्सेस कर पाए और जो क्वालिटी बुक्स हैं उनको पढ़ सके। उसके पास में लर्निंग किट होनी चाहिए, प्ले वेस्ट मटेरियल होना चाहिए। दीक्षा ऐप तो पढ़ाई होगा, सुना होगा। ई पाठशाला हो गया, नरोड़ हो गया। देखो नरोड़ क्या है, इसका जो फुल फॉर्म है बच्चों वो है कि नेशनल रिपोजिटरी, मैं इसे हटा दूँ वरना दिखेगा नहीं आपके लिए। रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन, ये जो होते हैं ना कुल मिला के जो हमारी ओपन एजुकेशन होती है जिसको मुक्त शिक्षा बोलते हैं, उसके लिए होता है। बाई स्कूल्स, बाई कम्युनिटी, बाई लोकल गवर्नमेंट, इन सब वे से आप बच्चे की लर्निंग करा सकते हो। बच्चे में जो लिटरेसी रेट दो लो देखी गई आप उसको बढ़ा सकते हो। फिर आता है पीयर ट्यूटरिंग, मतलब साथ साथ में बच्चे ग्रुप में सीखें। देखिए, ऑल वेबल मेथड विल बी एक्सप्लोर टू सपोर्ट टीचर्स इन द मिशन ऑफ अटेंडिंग यूनिवर्सल FLN, मतलब जो हमारा FLN था है फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमेरेसी, इसको सार्वभौमिक तौर पे इसका जो गोल है उसको अटेन करने के लिए हमें क्या करना है, सभी मेथड को अप्लाई करना है। 1-to-1 पीयर ट्यूटिंग, मतलब बच्चे आपस में ही सीख रहे हैं, बच्चे आपस में खेल रहे हैं, एक दूसरे की जो कमियां हैं उसको बता रहे हैं, एक दूसरे में जो भी मतलब एक दूसरे का आपस में क्या लिया, टेस्ट लिया। एक बच्चे ने कहा आज मैं तुमसे सुनता हूँ, दूसरे ने सुनाया, तो इस बच्चे ने जो रॉन्ग बताया फिर इस बच्चे ने इसको करेक्ट किया। तो वही चीज़ है कि बच्चे आपस में भी खेलें, आपस में जो नॉलेज है उसको शेयर करें, इससे क्या होगा, नॉलेज भी स्ट्रांग होगी, बाकी बहुत हर एक्सपेक्ट में बच्चा खुलेगा भी। इट कैन बी टेकन एज अ वॉलेंटरी एंड जॉयफुल एक्टिविटी फॉर फॉलो स्टूडेंट्स अंडर द सुपरविजन ऑफ ट्रेन टीचर, मतलब बच्चे को आपने क्या किया, वॉलंटियर बना दिया है। वॉलंटियर वो होते हैं जो सबको ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन बच्चों का वॉलंटियर कौन है, टीचर है।
तो जब बच्चे अपने दोस्तों के साथ में जो वॉलंटियर एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें उसमें इन्वॉल्व रहते हैं तो क्या उनको मज़ा आता है। जैसे आप लोग कहीं अगर बाहर जाते हुए एक स्पेशल एजुकेशन की एक वो होती है, हाँ मतलब एक संस्था है, तो वहाँ पे मतलब होता है हर साल में होता है कि जो स्कूल के बच्चे होते हैं 1st to 12th वाले उनको लेके जाते हैं, और जो स्पेशल एजुकेशन के बच्चे होते हैं जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनके साथ में उनकी मतलब कॉम्पिटेंसी कराई जाती है। मतलब कॉम्पिटेंसी मतलब दोनों को आपस में इंटीग्रेट कराया जाता है। वहाँ पे बहुत सारी वेरियस एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वहाँ पे हर स्कूल से 1-2 वॉलंटियर्स आते हैं। वो क्या करते हैं, बाकी सभी बच्चे को ध्यान रखते हैं लाइक अ मॉनिटर, तो हम उसको कहते हैं वॉलंटियर। फिर हमारा आता है एवरी लिटरेट मेंबर ऑफ द कम्युनिटी कुड कमिट टू टीचिंग वन स्टूडेंट हाउ टू रीड एंड। देखो मतलब हर समुदाय का जो व्यक्ति शिक्षित है वो ये कोशिश करे कि बच्चा कैसे सीखेगा, एंड इट वुड चेंज द कंट्री लैंडस्केप वेरी क्विकली, जो कि होना तय नहीं है बच्चों। हमारी जो सोसाइटी है वहाँ के लोग कभी नहीं सोचते कि बाकी लोग कैसे सीखेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं सोसाइटी हमेशा चाहती है कि मेरे पड़ोस का जो अंकल, मेरे जो पड़ोस का बेटा है वो हमेशा लो रहे कंपेयर देन मेरा बेटा। तो ये जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं ना बच्चों, बस किताबों में लिखी होती हैं। रियल लाइफ में ना ही कोई मॉरल वैल्यूज़ चलती है ना कुछ चलता है। तो ये कह रहे हैं कि जो भी सोसाइटी है वहाँ के जो शिक्षित लोग हैं वो ये कोशिश करें कि जो भी लोग मतलब बच्चे हैं वो कैसे सीख सकते हैं और उसको लेके चेंज लाएं। इससे हमारी जो कंट्री है उसमें बढ़िया चेंज आएगा, जो कि कभी नहीं होने वाला। फिर आता है बच्चों वहाँ नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन रिसोर्स, ये वही है NROE जो अभी ऊपर हमने पढ़ा था, ऊपर हमने इग्नोर किया था, जो ओपन एजुकेशन के लिए होता है। तो इसमें आप क्या करते हो, ये आपका एक ऐप हो गया ई पाठशाला, यहाँ पे जा सकते हो, दीक्षा ऐप पे जा सकते हो। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, हाई क्वालिटी कंटेंट मिलता है। फिर ये हो गया ई बुक्स हो गई आपकी, ई सेंटर हो गए, ई कोर्स हो गई, लाइब्रेरी हो गई। जैसे अगर आपको NCERT पढ़नी हो तो बच्चों NCERT पूरा ई बुक के जो फॉर्म में अवेलेबल है यूट्यूब मतलब उस पर, हाँ प्ले स्टोर पे, तो आप पढ़ सकते हो। आपको मार्केट जाके बुक परचेज करने की नीड नहीं है। इस तरीके से ये वेरियस सोर्सेज हैं जहाँ से आपको अगर तैयारी करनी हो तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। ये सोर्सेज के नाम लिखे हैं, इसको इतना गौर नहीं करना, इसलिए मैं इसको हल्के में लेके खिसका रही हूँ क्योंकि हमारा मेन पर्पस तो पूरा हो गया। फिर लास्ट में आता है बच्चों असेसमेंट। मैंने आपको कल भी पढ़ाया था कि पर्पस ऑफ असेसमेंट क्या होता है। लर्निंग आउटकम असेसमेंट इज जॉयफुल एंड इंटीग्रेट टू पेडागोजी, कि जो भी आपकी सिखाने के उद्देश्य है उसका जो लर्निंग आउटकम होता है वो क्या करता है, असिस्ट करता है। जॉयफुल भी हो सकता है ये क्योंकि बच्चे की जो पेडागोजी है सब्जेक्ट की उससे कनेक्ट करता है कि हाँ बच्चे ने कितना सीखा और बाकी जो नहीं सीखा हम उसको किस तरीके से इम्प्रूव करके सिखा सकते हैं। तो ये 4 होते हैं हमारे, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग। बच्चों जो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है वो किस लिए होता है कि बच्चा जो सीखने के दौरान प्रोसेस चल रहा है उसमें सुधार के लिए, यानी कि इम्प्रूवमेंट के लिए। अगर आपने बच्चे का टेस्ट लिया, आपने बच्चे को डायग्नोस किया तो पाया कि बच्चे में कोई कमी थी, तो आप बच्चे को फीडबैक देते हो, बच्चे को इम्प्रूव कर सकते हो, लाइक फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, तो जो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है वो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरह बच्चे के इम्प्रूवमेंट की तरफ। फिर आता है असेसमेंट इन लर्निंग, वो किस लिए होता है कि बच्चा मतलब सीखते हुए बच्चा बीच में जो क्वेश्चन आंसर करता है ना, होता है ना, आपने देखा होगा जो एक एक्टिव क्लास होती है वहाँ पे जो बच्चा होता है वो क्या करता है, टीचर के साथ में क्वेश्चन आंसर करता है। तो जब लर्निंग चल रही है उस टाइम पे जो क्वेश्चन आंसर होते हैं बीच बीच में उसे कहते हैं असेसमेंट इन लर्निंग। फिर आता है हमारा असेसमेंट एज लर्निंग। ये क्या होता है बच्चों, ये होता है कि बच्चे को हम यहाँ पे बच्चा खुद को असिस्ट करता है, मतलब बच्चा जब सीखने में खुद को कि हाँ उसने कितना सीख लिया कितना नहीं सीख लिया। बट द बेसिक प्रॉपर्टी इसे है कि बच्चे में ऑनेस्टी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चा टीप मार ले, टीप मत चीटिंग कर ले। अब बच्चे को मैंने आपको ये चारों बच्चों तीनों समझाए थे कल वाली क्लास में भी बहुत बढ़िया वे में, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो अगर आपको यहाँ पे समझ में ना आ रहा हो। फिर आता है हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये क्या होता है बच्चों कि बच्चा जो भी लर्निंग आउट है उसकी पूरी हो चुकी है, फिर आपने उसको पास और फेल का दे दिया टैग वाला हिसाब बताया, ये हमारा होता है समेटिव असेसमेंट की तरह। यहाँ पे आप बच्चे को फाइनल इवेलुएट करते हो कि तुम्हारे हाई स्कूल में जो मार्क्स आए हैं वो कितने आए हैं, 84% आए हैं अगर, तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके का फाइनल टैग हो गया कि तुम्हारी जो हाई स्कूल की लर्निंग है पूरी हो चुकी है अब। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होता है वो कम्प्लीटली हमारे लास्ट में होता है कि बच्चा आप सीख चुका है, अब उसको पास फेल वाला हिसाब करना है। अभी मैंने थोड़ा इसको जल्दी में समझा दिया है, अगर आपको ज़्यादा डिटेल में समझना हो तो मेरी प्रीवियस वीडियो पे जाइए, वहाँ पे आपको अच्छे से समझाए जाएंगे तो आप समझ सकते हैं। फिर हमारा बच्चों अडेप्टिव असेसमेंट आता है, फॉर्मेटिव। आप ही असेसमेंट याद रखना, बाकी जो इस जो थीम है इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो याद रखो, बाकी कहानी आपको याद रहेगी कि ये आई क्यों थी वो मैं अभी आपको लास्ट में एक बार सब रिकॉल करूँगी जो मेन बातें हैं।
अडेप्टिव असेसमेंट क्या है कि बच्चे के आगे टीचर ने पहले इजी क्वेश्चन दिया, बच्चे ने सही आंसर दे दिया, तो उसके बाद में जो क्वेश्चन लेवल है थोड़ा बढ़ा दो। अगर बच्चे ने यहाँ पे रॉन्ग आंसर दिया तो क्वेश्चन लेवल घटा दो। फिर अगर बच्चे ने सही आंसर दिया तो क्वेश्चन लेवल बढ़ा दो। तो इस तरीके से आपको बच्चे में क्या करना है, कॉम्प्लेक्स स्किल्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स थिंकिंग है उसको डेवलप करना है। दूसरा आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। वो क्या होता है, ये लाइक इम्प्रूवमेंट होता है कि पढ़ाई के दौरान होता है ये, जैसे आपकी यूटी वगैरह हो गए, सरप्राइज टेस्ट होगा, ये क्या है, ये आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट तो होते हैं। यहाँ पे हम फीडबैक देते हैं और जो बच्चों इसका वेटेज होता है वो 40% होता है। खैर मैंने आपको ये भी कल वाली प्रीवियस क्लास में समझाया था। फिर आता है स्कूल बेस्ड असेसमेंट। ये वाला नया टर्म है। देखो स्कूल बेस्ड का मतलब क्या है कि बच्चे का जो आकलन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, स्कूल में हो रहा है। मतलब जो स्कूल के टीचर्स हैं वही आके बच्चे को असिस्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है, एक तो बच्चा नर्वस नहीं होता है क्योंकि उसको पता है कि ये सब मेरे स्कूल के अपने ही हैं जिनको मैं जानता हूँ। वहीं अगर बाहर से कोई टीचर आता है वो बच्चे को असिस्ट करता है तो बच्चा नर्वस होता है। बच्चे को आता होगा फिर भी बच्चा क्या होगा, कन्फ्यूज़ होगा, उसको नर्वसनेस फील होती है जिसमें उससे गलती होना तय है। तो इसलिए हम ये जो हमारा एफएलआर है ये बात करता है कि बच्चे का स्कूल बेस्ड असेसमेंट कराया जाए। इससे बच्चे में क्या होगा, एक तो जो इन्वायरमेंट होगा वो होगा फ्रेंडली, टीचर बच्चे को जानता है, बच्चा टीचर को जानता है, दोनों में क्या होगा, बच्चे को हेजिटेशन नहीं होगा, बच्चा इजीली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए स्कूल बेस्ड असेसमेंट को इन्होंने प्रमोट किया है। फिर हमारा आता है एक्शन पॉइंट कि हमें किन किन पॉइंट्स पे एक्शन लेना है। एक तो हमें लेना है करिकुलम रिवैम्पिंग, मतलब करिकुलम को डेवलप इस तरीके से करना है कि बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। फिर दूसरा लेना है कि जो पेडागोजिकल इनोवेशंस होते हैं, मतलब करिकुलम में जो सब्जेक्ट हैं उसकी जो पेडागोजी है वो इस तरीके से डिज़ाइन की जाए कि बच्चे की जो हायर ऑर्डर स्किल्स हैं वो डेवलप हो सके, जिससे कि वो उस चीज़ को बिहेवियर फॉर्म में सीखे। जब बच्चा किसी चीज़ को बिहेवियर फॉर्म में सीखता है, मतलब जो स्कूल की बाहर की दुनिया है उसके साथ में जोड़ के सीखता है, तो उसका दिमाग खुलता है, उसकी थिंकिंग होती है डाइवर्जेंट। और जहाँ बच्चे की थिंकिंग होती है डाइवर्जेंट वहीं से हमारे बच्चों इनोवेशंस निकल के आते हैं। जितने भी इनोवेशंस होते हैं उसका जो बच्चों आधार होती है वो होती है क्रिएटिव और डाइवर्जेंट थिंकिंग। कभी भी सिंगल थिंकिंग वाला व्यक्ति इनोवेशन नहीं कर सकता। फिर आता है हमारा रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, मतलब जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स होते रहते हैं आपके बीच बीच में, तो उनको दोबारा से स्ट्रक्चर करना। अगर आपको लगता है कि ये वाला प्रोग्राम सही नहीं है तो उसको हटा के दोबारा से आपको डिफाइन करना चाहिए, दोबारा से आपको शेड्यूल प्लान करना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं बीच बीच में उनके लिए प्रोग्राम्स बनते रहते हैं, उनकी मीटिंग्स होती रहती हैं, तो उन सब चीज़ों को बार बार रीस्ट्रक्चर करना, इससे जो टीचर की जो क्वालिटी होती है वो भी निखर के आती है। टीचर भी इसमें एक्टिव रहते हैं, पता लगता है कि टीचर किस तरीके से अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। फिर हमारा चौथा आता है कि हमें रीविजिट करना चाहिए असेसमेंट को। जो असेसमेंट होते हैं हमारे, जैसे फॉर्मेटिव हो गया असेसमेंट, सबमिटिव हो गया, तो इसको हमें दोबारा से चेक भी करना चाहिए कि हाँ हमसे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। यहाँ पे आ गया स्कूल मैनेजमेंट आपका, कि जो आपका स्कूल मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल वगैरह हो गए, इसमें बाकी लोग हो गए आपके, तो वो सब किस तरीके से सपोर्ट करते हैं इस प्रोसेस को, क्योंकि बिना स्कूल मैनेजमेंट के प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता। फिर आता है हमारा, फिर यही हमारे बच्चों क्या है, ये हमारे इसके प्रिंसिपल्स समझ लो एक तरीके से। ये 5 चीज़ें क्या हैं, इसकी प्रिंसिपल है, यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो ये वाला आपके लिए जो पेज है बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग के 3-4 पेज इंपॉर्टेंट है, बीच में तो बेसिक कहानी है कि बच्चे की लैंग्वेज में और मैथमेटिक्स में किस तरीके से प्रोफिशिएंसी लानी है, उस पर चर्चा की गई है। फिर ये क्या है बच्चों, ये है इम्प्लीमेंटेशन, कि हमें किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है। देखो हाईएस्ट प्रायोरिटी टू यूनिवर्सल एफलेयर, क्या करना है, ये हमारी बच्चों MHRD है जो नेशनल मिशन उसके थ्रू लेके आई थी। ये टीम बनाना, प्लान करना और प्रिपेयर करना स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। फिर उसके बाद में जो लक्ष्य रखा गया है इसको पूरी इंडिया में अप्लाई करने का, वो 2025 रखा गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि जो FLN का लक्ष्य है वो 2025 रखा गया है कि यूनिवर्सल तौर पे। ठीक है, जैसे आपकी जैसे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई बिल लेके आती है, कोई भी नया प्लान लेके आती है, तो वो क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट पे डालती है। फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, इंडिविजुअलाइज जो सिटी होती हैं उसमें इम्प्लीमेंट करती है। तो इस तरीके से ये है, धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलेगा। और इसका जो लक्ष्य है बच्चों वो 2025 तक है। ठीक है, टीम बनाना, क्योंकि ना ये सब चीज़ें बड़ी लंबी होती हैं, लंबा प्रोसेस होता है। पूरा देश अपना इतना बड़ा है, इतना पॉपुलेशन, तो टाइम तो लगता ही है फिलहाल। बाकी देखो 2025 तक क्या होता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो इसका यूनिवर्सल इम्प्लीमेंटेशन का लक्ष्य रखा गया है वो 2025 रखा गया है।
और सो बच्चों इतनी सी हमारी क्लास थी आज की, लेकिन हम इसके मुद्दे हम जान लें क्यों लाया गया। ये हमारी NEP 2020 की थीम का पार्ट है, ठीक है। FLN कुछ अलग से नहीं है, ये बेसिकली किसके लिए, जो अर्ली चाइल्डहुड हैं आपके, ठीक है, जो स्टार्टिंग के बच्चे हैं उनके लिए था। बाकी ये जो सेकेंडरी है उनके लिए नहीं है, अर्ली चाइल्डहुड के लिए बेसिकली है। बेसिकली जो मेन जोर दिया गया है और किस पे जोर दिया गया है, बच्चे की मैथमेटिक्स पे और बच्चे की लैंग्वेज पे, बच्चे की लिटरेसी को बढ़ाने के लिए। क्योंकि पाया गया कि जो एक रिकॉर्ड हुआ था, जो एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कि बच्चों का जो स्कूल से नामांकन है घटता जा रहा है और बच्चों की जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी वो भी घटती जा रही है। और तीसरा क्या था, बच्चों में बेसिक न्यूमरेसी भी नहीं है, मतलब बच्चों को बेसिक जो मैथ्स है वो काउंटिंग नहीं आती, मल्टीप्लाई नहीं आता। तो इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए कुछ पॉलिसीज़, कुछ लक्ष्य रखे गए, उसी के लिए लाया गया। और इसका लक्ष्य है 2025 तक संपूर्ण रूप से पूरी इंडिया में अप्लाई करना। देखते हैं, लेट्स सी कितना अप्लाई होता है हम लोग की इंडिया में। हम जानते हैं कि ऐसी चीज़ें प्रोसेस होती हैं, गवर्नमेंट चीज़ें। बाकी आपको इसमें जो एक चीज़ याद रखनी है वो ये है बच्चों, ये सब देखो, ये आपको ये याद रखना है, एल्स अप्रोच, ठीक है। आप नोट्स बना लो, जो भी मैंने अभी लास्ट में बोला है वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एल्स अप्रोच क्या थी, इसका जो नोट है बना लेना, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर और सिंबल, ठीक है। इसके अलावा जो मेन चीज़ है आपकी, ये तो आपको याद रहेगी, 2 चीज़ों पे जोर दिया है इसने, मैथ्स पे और लैंग्वेज पे, ठीक है। फिर आपकी ये चीज़ है बच्चों जो कि इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव इसके याद रखना, ऑब्जेक्टिव्स दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको किसी चीज़ के ऑब्जेक्टिव पता है तो आप इसलिए उसका क्वेश्चन कभी गलत करके नहीं आओगे। तो ये हमारी आज की बच्चों क्लास थी, थोड़ी लेंदी हो गई आई थिंक, बट जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको डिस्कस कर दी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना। इतनी मेहनत लगती है बनाने में, शेयरिंग करने में, रिकॉर्डिंग में, हर चीज़ में। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। बाकी अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो बता देना, मैं आपको खुद से लिख के दे दूँगी जो इसकी मुख्य मुख्य बातें हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी मैं PDF बना नहीं पाई थी अलग से, तो मैंने इसलिए आपके साथ में यही शेयर कर दी, क्योंकि हमारे पास समय की तंगी है। और ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हमसे जुड़े रहिए, हमको सपोर्ट करिए, जिससे कि ऐसे ही अच्छे अच्छे जो सेशंस हैं हम आपके साथ में शेयर कर सकें।